कि माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक केसेस मेडिकल ऑफिसर जो ट्रीटिंग मेडिकल ऑफिसर है उसकी सलाह के अनुसार अगर उनके घर में रिक्वायर्ड फैसिलिटी हो कि जिसमें वो खुद सेल्फ आइसोलेट हो सकें और उनके फैमिली कॉन्टैक्ट से उनको क्वारंटाइन किया जा सके, तब उन केसेस में होम आइसोलेशन अलाउ किया जा सकता है। साथ ही हमने कहा है कि उन केसेस में जहां होम आइसोलेशन अलाउ किया जाए वहां पर एक केयर गिवर उस पेशेंट के सपोर्ट के लिए हो और मुख्यतः वह केयर गिवर वह हो जिसने कि अपना कोविड का वैक्सीनेशन करा चुका हो। इसके साथ ही हमने यह भी उस गाइडलाइन में अवगत किया है कि कम्युनिकेशन बना रहे केयर गिवर और मेडिकल ऑफिसर के रूप में, ताकि जस्ट इन केस कि अगर पेशेंट को कोई भी टेक्निकल गाइडेंस की ज़रूरत हो तो वह गाइडेंस उसको मेडिकल ऑफिसर के द्वारा या टेलीमेडिसिन के द्वारा मिल सके। वह लोग जो या तो 60 वर्ष से अधिक हो या जिनको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन हो जैसे कि हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ एटसेट्रा, उनको होम आइसोलेशन केवल जो ट्रीटिंग मेडिकल ऑफिसर है उसके इवैल्यूएशन के बाद ही अलाउ किया जाए। इसके साथ ही कुछ ऐसे लोग जिनका कि इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है जैसे कि HIV पेशेंट, ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स, कैंसर थेरेपी यानी कि क्रिटिकल इलनेस जिनको हो, उनको हमने कहा है कि मुख्यतः वह लोग रिकमेंडेड नहीं है होम आइसोलेशन के लिए और उनको तभी अलाउ किया जाए जबकि ट्रीटिंग मेडिकल ऑफिसर ने उसको एनालाइज करके एग्री किया हो। पेशेंट्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं। हम आपके द्वारा सबको यह बताना चाहेंगे कि पेशेंट मुख्यतः वेल वेंटिलेटेड रूम में रहे, ट्रिपल लेयर मास्क का इस्तेमाल करे, 8 घंटे के यूज़ के बाद मास्क को डिस्कार्ड करके नए मास्क का इस्तेमाल हो और जब मास्क डिस्कार्ड किया जाए तो उसको पीसेज में कट किया जाए, एक पेपर बैग में रखा जाए 72 घंटे तक, उसके बाद ही उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए। इसके साथ ही हमने कहा है कि केयर गिवर और पेशेंट जब भी आपस में इंटरेक्शन हो तो प्रिफरेबली बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी N95 मास्क का इस्तेमाल किया जाए। पेशेंट रिक्वायर्ड रेस्ट ले, हाइड्रेशन मेंटेन करे, रेस्पिरेटरी हाइजीन को फॉलोअप करे, हैंड हाइजीन को फॉलो करे और पेशेंट से संबंधित जो पर्सनल आइटम्स हों इंक्लूडिंग यूटेंसिल जिसमें कि उनको खाना दिया जाए वह फैमिली के दूसरे मेंबर से शेयर ना की जाए। साथ ही जो डोर नोब्स या ऐसी चीज़ें हैं जो कि फ्रिक्वेंटली टच सर्फेसेज हैं उनको सोप, डिटर्जेंट और पानी से समय समय पर साफ़ करते रहना चाहिए। हमने पेशेंट से मुख्यतः एडवाइस की है कि वो अपना टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे, ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल मॉनिटर करेंगे और कोई भी डिटीरियोरेशन दिखाई देता है तो कंट्रोल रूम के द्वारा या सर्विलेंस रूम के द्वारा या अपने ट्रीटिंग मेडिकल ऑफिसर के द्वारा रिक्वायर्ड गाइडेंस लेंगे। इसके साथ ही ट्रीटमेंट से संबंधित यह विषय बहुत मुख्य है और हम आपके द्वारा चाहेंगे कि कम्युनिटी लेवल पर इसका एक ज़रूरी रूप से प्रचार किया जाए, जिसमें मुख्यतः अगर उनको पेशेंट को कोई कोमॉर्बिडिटी या कोई और कंटिन्यूड इलनेस हो तो वह उसकी दवाई कंटिन्यू रखें, अपने मेडिकल ऑफिसर से सलाह लें। हमने उनको बताया कि टेली कंसल्टेशन के द्वारा जो कि चाहे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिपेंडेंट पोर्टल हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ ई-संजीवनी पोर्टल हो, उसके द्वारा डॉक्टर से संपर्क बनाए रखें। कोई भी सिम्टम्स हो जैसे कि फीवर, रनिंग नोज या कफ, तो उसके लिए सिम्टम्स के बेसिस पर जो ट्रीटमेंट लेना हो वह लिया जाए। वार्म वाटर गार्गल्स, स्टीम इनहेलेशन का प्रयोग किया जाए और अगर पैरासीटामोल 4 बार दिन में लेने के बावजूद भी फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वह ट्रीटिंग मेडिकल डॉक्टर से संपर्क करें। यहाँ ये 4 पॉइंट नंबर 6, 7, 8 और 9 हम मुख्यतः आप लोगों के सामने सबमिट करना चाहेंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई भी नॉन ऑथेंटिक, कोई भी एविडेंस के बिना ऐसी कोई प्रोटोकॉल जो कि कई बार हमने पिछले समय में भी देखा है कि सोशल मीडिया पर फ्लोट करते रहते हैं, उनको लेकर हम पैनिक क्रिएट ना करें। उनको हमें ध्यान रखना है कि जो भी नॉन ऑथेंटिक और नॉन एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होगा वह पेशेंट्स को हार्म कर सकता है। हमें यह ध्यान रखना है कि हम टेस्ट और ट्रीटमेंट वही लें जो कि हमारे ट्रीटिंग डॉक्टर द्वारा एडवाइस किए जाएं। हम सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ना जाएं। कोई भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो या रेडियोलॉजिकल इमेजिंग हो जैसे कि चेस्ट एक्सरे या CT स्कैन, इसको मेडिकल ऑफिसर के कहने के बाद ही किया जाए, अन्यथा ना किया जाए। इसी तरीके से जो पिछले समय पर भी काफ़ी टाइम पर नोट किया गया कि स्टीरॉइड्स जो हैं उनको सेल्फ एडमिनिस्टर करने का कोई भी प्रयत्न ना हो। स्टीरॉइड्स जो हैं माइल्ड डिजीज़ के लिए इंडिकेटेड ही नहीं है हमारे क्लिनिकल प्रोटोकॉल में। इनका ओवर यूज़ हो या इनका अप्रोप्रिएट यूज़ हो, तो जैसे आप सबको अवगत है कि पिछले कुछ समय भी ऐसे केसेस आए थे कि जिनसे एडिशनल कॉम्प्लिकेशन, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो चाहे और सेकंड इन्फेक्शन हो, इस टाइप का खतरा भी बना रहता है, तो ऐसा कोई कार्य ना किया जाए। इसी तरीके से हर पेशेंट काफ़ी हद तक अलग भी होते हैं, तो ज़रूरी है कि बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ पेशेंट उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हो। जेनरिक शेयरिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन
यानी कि मेरी प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से आप भी बीमार हुए, आप भी ले लीजिए, ऐसा एक कार्य ना किया जाए, जिससे हो सकता है उस पर्टिकुलर पेशेंट को स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और सपोर्ट की जरूरत हो, वह उसको समय पे ना मिल पाए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपके द्वारा फिर सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इन गाइडलाइंस को डेफिनेटली फॉलो किया जाए। साथ ही केयर गिवर से संबंधित भी कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, जिसमें मुख्यतः हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि वह प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखें, साथ ही डायरेक्ट कांटेक्ट पेशेंट फ्लूइड से ना हो, चाहे वो ओरल या रेस्पिरेटरी सिक्रीशन हो, उनसे वे बच कर रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें, और पोटेंशियली कंटैमिनेटेड आइटम जैसे कि ईटिंग यूटेंसिल्स, ड्रिंक्स और टॉवल्स, इनको ढंग से इस्तेमाल किया जाए, और साथ ही पेशेंट को रूम में ही उसके भोजन दिया जाए, उसके यूटेंसिल्स को प्रॉपरली क्लीन किया जाए। इक्वली इंपॉर्टेंट है कि इफेक्टिव वेस्ट डिस्पोजल पर भी कार्य हो। जरूरी है कि कब हम अपने सिचुएशन को समझते हुए हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ जाने का सोचें। उसमें या तो हमारे को ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो, या कोई हाई टेम्परेचर आ रहा हो, यानी कि 100 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर अगर 3 दिन से अधिक रहे, ऑक्सीजन सेचुरेशन अगर 93 या उससे कम हो जाए, या हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाए, और या कोई पेन इन चेस्ट हो, मेंटल कन्फ्यूज़न हो, फटीग हो या बॉडी एक हो, उस केस में मेडिकल गाइडेंस लेते हुए हम हॉस्पिटलाइजेशन का प्लान करें। यहाँ यह भी बताना इसलिए ज़रूरी है कि कई बार हम लोग पैनिक में आकर हॉस्पिटलाइजेशन में जाते हैं, लेकिन उससे एक नुकसान यह भी हो सकता है, अगर आपके माइल्ड सिम्टम हैं तो आप हॉस्पिटल जैसे एरिया में जाते हैं तो आप यू आर मोर एक्सपोज टू अदर सेट्स ऑफ इन्फेक्शन। तो बेस्ड ऑन नीड ही हम हॉस्पिटलाइजेशन, जो हमारे ट्रीटिंग डॉक्टर के एडवाइस पर ही हम हॉस्पिटलाइजेशन के लिए प्लान करें। इसी के साथ ज़रूरी है कि हम होम आइसोलेशन को कब डिसकंटिन्यू करें, यानी कि अगर हम 7 दिन तक हो चुके हों हमारे पॉजिटिव होने के बाद, और हमें उसमें 3 दिन कंटिन्यूस कोई फीवर ना आए, तब हम ये मान सकते हैं कि हमारा कोविड रिजॉल्व हो गया है और हम अपने आइसोलेशन को ख़त्म कर सकते हैं। इसके साथ ही ज़रूरी है कि 7वें दिन बाद अगर इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद भी अगर हम जब बाहर निकलें तो हम कंटिन्यूड बेसिस पर मास्क पहन के रखें। यह भी ज़रूरी है कि हम याद रखें कि 7वें दिन तक इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद अगर हमें कोई रीटेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है, और हम अपने आप को रिजॉल्व मान सकते हैं अगर हमने गाइडलाइन 1 को फॉलो किया है। इसी के साथ ही हम यह भी आप सबसे सबमिट करना चाहेंगे कि एसिम्प्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स हैं जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स के, उनको टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ज़रूरी है कि वे अपनी हेल्थ को मॉनिटर करें और होम क्वारंटाइन में रहें।